जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, राहुल गांधी ने बहुत पहले एक बात कही थी। जब 2024 के चुनाव के रिजल्ट्स आए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाकी सहयोगियों की मदद से बन गई थी, उन्होंने एक बात कही थी, सरकार तुम्हारी होगी, आदेश हमारा चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ कुछ वैसा होना शुरू हो गया है। एक आदेश तो राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का और अखिलेश यादव का और इंडिया गठबंधन के सारे बड़े बड़े नेताओं का, स्टालिन का जो आदेश था, वो चाहते न चाहते मोदी जी ने मान लिया है और कल उसका निर्णय हो गया कि जातीय जनगणना होगी। अब एक और ऐसा निर्णय है जिसके बारे में राहुल गांधी ने संसद के अंदर खुलेआम चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे और जब हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर भी खत्म कर देंगे, और ये अगर नहीं, अभी अगर आज की बात है तो हम सरकार को, इसी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जातीय जनगणना कराए और अग्निवीर भी खत्म होकर रहेगा। ये राहुल गांधी ने कहा था। तो मुझे लगता है जातीय जनगणना की तो बात जो राहुल गांधी की थी वो पूरी हो गई। अब जो होना बाकी है वो अग्निवीर योजना की समाप्ति होना बाकी है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये बात भी पूरी हो जाएगी और सरकार उसको भी मान लेगी और पुराना सिस्टम जो था वही चलेगा। और ये अग्निवीर जैसी वाहियात योजना, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है और जिसके कारण भारत की सेना में 1,80,000 अधिकारी और कर्मचारियों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी सेना, जिसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि मजबूत स्थिति में हो, उस स्थिति में नहीं है। तो एक बात तो ये हुई जो राहुल गांधी ने कहा था, हो गया। दूसरा, जब ये प्रचारित प्रसारित हुआ, वीडियो जारी हुआ, फोटो प्रसारित हुए, गोदी मीडिया ने चैनल पे बार बार इसको चलाया और ये बताया गया कि एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह जी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, एयरफोर्स चीफ थे, नेवी चीफ थे और जो डोवल साहब थे वो थे। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा निर्णायक ऐसा निर्णय होने वाला है जिससे कि पाकिस्तानी की चूलें हिल जाएंगी। और हम लोग दम साधे हुए इंतजार कर रहे थे कि वो निर्णय कब आएगा, जब पाकिस्तान को धूल चटाई जाएगी, क्योंकि हर भारतवासी, 142 करोड़ भारतवासी, ये इंतजार कर रहा था कि जो दुष्ट पाकिस्तान ने पहलगांव के अंदर घटना की है और निर्दोष लोगों को मारा है, इसका दंड यथाशीघ्र मिले। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा तो वो कोरिलेट नहीं होगा माइंड में कि किस वजह से ये निर्णय हुआ और ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए पिछली बार भी 11-12 दिन लगे थे, इस बार देखते हैं कितने दिन लगते हैं। लेकिन लोगों की आशाएं ये थी कि पाकिस्तान और यूट्यूबर्स ने और गोदी मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया था और अपने स्टूडियो में बैठ के मिसाइल दागने शुरू कर दिए थे, जैसे कि युद्ध जो है वो सीमा पे नहीं लड़ा जाएगा बल्कि स्टूडियो के माध्यम से लड़ा जाएगा। और कुछ गोदी मीडिया ने तो पाकिस्तानी पत्रकारों को बुला के, और जो हमेशा से वो करते आए हैं, गोदी मीडिया का सिद्धांत जो है कि वो बाकी लोगों को बुलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बुलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाते हैं, दो चार और उनके छद्म प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, और जो एंकर है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता की तरह बात करता है। और कुछ हम जैसे लोगों को बुला लेते हैं जिनके माइक को म्यूट कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते। जब दूसरे लोग बोलना शुरू करते हैं तो उसमें या तो प्रवक्ता इंटरवीन करने लगते हैं या भारतीय जनता पार्टी के माइक को खोल दिया जाता है जिससे हमारी बात जनता तक ना पहुंचे। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो उस समय सबको शांत कर देते हैं और सबको म्यूट कर देते हैं। इसका मतलब उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है कि जो एक अलग विचारधारा है, जो कि असलियत जनता तक पहुंचाना चाहती है, वो जनता तक ना पहुंचे। लेकिन गोदी मीडिया ने भी जिस प्रकार से बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर दिया था कि अब निर्णायक युद्ध होने वाला है, लेकिन ये था कि इतनी बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है तो उसके बाद ये निर्णय होगा कि युद्ध होगा, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया जाएगा और एक भारतवर्ष की एक विजय होगी, जैसे हमारी सन 65 में हुई थी, सन 71 में हुई थी।
लेकिन जो निकला तो अब उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाने की क्या जरूरत थी, एयरफोर्स ऑफिसर को बुलाने, चीफ को बुलाने की क्या जरूरत थी, नेवी चीफ को बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर अंत में निर्णय निकल के जो आया वो निर्णय यह निकल के आया कि जातीय जनगणना हो। अच्छा, जातीय जनगणना क्योंकि हर मीटिंग में, हर बार संसद के अंदर, फील्ड के अंदर, हर प्रदेश मुख्यालयों पे जाके राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान की कॉपी हाथ में लेके जातीय जनगणना की बात की थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त गण हैं वो भी आज के तारीख में इतनी ज्यादा परेशानी पड़ रहे हैं कि उनकी परेशानी को भांप पाना और उसका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कल से पहले जब तक यह निर्णय नहीं हुआ था कि जातीय जनगणना होगी, तो उनके समर्थक जो ज्यादातर उच्च वर्णीय लोग हैं, जो मनुवाद में बिलीव करते हैं, वो लोग ये कहा करते थे कि ये जाति से हिंदू धर्म में विभाजन करने का राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन प्रयास कर रहे हैं और हिंदू एकजुट हो जाने चाहिए। और जो आपको नारे याद होंगे, माननीय मोदी जी के भी याद होंगे, योगी आदित्यनाथ जी के भी याद होंगे, ये बटोगे तो कटोगे, 80-20, इसका माने वो 80 को एकजुट करना चाहते थे और 20 को अलग थलग छोड़ना चाहते थे, जिसकी बिल्कुल सतत प्रक्रिया हर जनपद में, हिंदुस्तान भर में पूरी जगह चल रही है। किस प्रकार से 20% को आइसोलेट किया जाए और 80% को संगठित करके चुनाव जीता जाए, और उसके लिए मर्यादाओं का भी अतिक्रमण हो रहा है और कानून भी उसमें कोई मदद नहीं कर रहा, और बाकी लोग मूक दर्शक बने उसको देख रहे हैं, और देश का जो हाल हो रहा है वो सबको पता है। और जो कश्मीर जैसे एक शांति प्रिय लोग जो भारतवर्ष के साथ रहने चाहते हैं, उनकी लड़कियों को जो अलग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, उन्हें जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, एयरपोर्ट में जो एयरलाइंस है उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उनकी दुकानों पे और उनके उद्योग धंधों पे जिस प्रकार का अटैक हो रहा है, वीडियो डाली जा रही है और उसके बाद भी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। बल्कि अभी तो गुजरात की एक वीडियो आई है जिसमें एक संत महात्मा, अगर उनको मैं संत महात्मा कहूं तो उनका यह है कि जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं अपने पिस्तौल रखें घर के अंदर, अगर कोई दूसरे लोग आपके घर में आके आपको धमकाने का प्रयास करें तो उसका उपयोग करें। मतलब इनडायरेक्टली जो 80 और 20 का एक नैरेटिव था, उसको गोदी मीडिया भी, भक्तगण भी सब फैलाने का प्रयास कर रहे थे, और ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि जातीय जनगणना से देश कमजोर हो जाएगा और हिंदू कमजोर हो जाएगा। अब आखिर क्या मजबूरी हो गई उस समय? भाई ये बात तो बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं, इसीलिए मैं जो अपना कार्यक्रम शुरू करता हूं तो जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय और गुडसे मुर्दाबाद कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज वक्त की नजाकत है, और जिस प्रकार से इन्होंने मुगलों के अन्याय और अत्याचार को कुरेद कुरेद कर और इतिहास की पुस्तकों में घुस घुस कर उसको बदल बदल कर जैसे उसको महिमामंडन उसका किया है और उसको बढ़ा चढ़ा के बताया है, और मुसलमानों के खिलाफ जिनका मुगलों से कोई लेना देना भी नहीं है, उनके खिलाफ एक जहर इतनी स्तर तक पहुंचा दिया, तो मानी बात है इसकी प्रतिक्रिया ये होनी थी कि विपक्षी दलों को और उन समाज को जिनके ऊपर न केवल इतिहास में समण स्वान द्वारा अत्याचार और अनाचार हुआ है, वो भी बदले के लिए होते, और विपक्षी दलों के पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो पीडीए की राजनीति करते, जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी, और उसके लिए जातीय जनगणना की बात करी उन्होंने शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि ये जो जातीय जनगणना का निर्णय मोदी जी ने लिया है, इसका अब ये क्यों लिया है? मानी बात है कि ये समझ गए कि जो पहलगांव का कांड हुआ, और जो वो सोच रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, और जिस प्रकार से जो पहले पुलवामा का कांड हुआ था और पोलराइजेशन हो गया था, उन्हें खुद ही महसूस होने लगा कि ये पोलराइजेशन तो हो नहीं रहा, और बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, लोगों ने यह जानना भी शुरू कर दिया कि वहां पे सुरक्षा में चूक क्यों हुई, वहां क्रॉस फायरिंग भी क्यों नहीं हुई, और वहां पे जब पूरा देश और सारे विपक्षी दल माननीय मोदी जी को ये विश्वास दिलाने में जुटे हुए थे कि हम आपके पीछे खड़े हुए, निर्णायक युद्ध कीजिए और जो भी आप निर्णय लेंगे आपके साथ होंगे, लेकिन ये बातें भी उठ के शुरू होने लगी कि जब मुंबई अटैक हुआ था, और जिस समय मुंबई अटैक बिल्कुल चल रहा था और गोलियां चल रही थी, उस समय माननीय मोदी जी गोली चलते समय वहां पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस मसले का, जब देश के ऊपर एक आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, उसका राजनीतिक लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया था, और 26/11 के बाद 28/11 को भारतीय जनता पार्टी ने एक एडवर्टीजमेंट भी दिया था कि ये निकम्मी सरकार है, कमजोर सरकार है, वोट फॉर बीजेपी। तो राजनीतिक लाभ उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने अवश्य उठा लिया था, लेकिन इस बार सारे विपक्षी दलों ने, जैसे पिछली बार वो फंस गए थे पुलवामा में और
बालाकोट में। इस बार उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया, कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा सारा का सारा निर्णय माननीय मोदी जी पे छोड़ते हैं। अच्छा, माननीय मोदी जी के ऊपर सारा निर्णय छोड़ा, और छोड़ा भी जाना चाहिए था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन माननीय मोदी जी ने निर्णय ले लिया, और इसको भी गोदी मीडिया ने बड़ी तेजी से प्रचारित प्रसारित कर दिया। ये माननीय मोदी जी ने जो आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ है उन पर छोड़ दिया कि आप चाहें तो निर्णय ले लें, और जो निर्णय आप लेंगे उनका साथ होगा। ये भी बड़ा हास्यास्पद है। भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसको मैक्रो और माइक्रो लेवल के पूरे जो एनवायरनमेंट है उसका ज्ञान होता है। अब मार्केटिंग चीफ को तो केवल मार्केटिंग के बारे में पता है, उसको प्रोडक्शन के बारे में और फाइनेंस के बारे में नहीं पता है। जो प्रोडक्शन वाला है उसको फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में पता है, उसको अपने प्रोडक्शन के बारे में पता है। इसीलिए सारे डिपार्टमेंटल हेड्स के ऊपर अगर आप चीजें छोड़ देंगे तो एक अंतर संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है जो कि सारे विभागों के अंदर समन्वय पैदा करके, कोऑर्डिनेशन पैदा करके ऑर्गेनाइजेशन को सामने ले जाए। तो जो अच्छा आर्मी है, बहुत अच्छी आर्मी है, विश्व की सबसे बेहतर आर्मी है, उनकी जीवटता पे कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता। हमेशा उन्होंने युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। सन 62 में भी उन्होंने बड़ी वीरता से लड़ा था। वो बात अलग है कि जीत नहीं मिली थी, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा की तैयारी नहीं थी और चीन ने हमको धोखा दिया था, उसका फायदा उठाने का प्रयास किया था। लेकिन वीरता में उनके कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उनको केवल लड़ाई लड़ना, अनुशासन में रहना और कैंट लाइफ की आदत है, लेकिन उनको इंटरनेशनल अफेयर्स की पकड़ नहीं है। क्योंकि जब माननीय मोदी जी मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं, या मेलानी से मिलने जाते हैं, या चीफ के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, या पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने जाते हैं, तो आर्मी चीफ्स को नहीं ले जाते। तो आर्मी चीफ इज नॉट इनसाइडर ऑफ एज टू व्हाट टॉक्स हैपन बिटवीन ग्रेट लीडर्स। मोदी जी को पूरा आइडिया है, उनको इंटरनेशनल अफेयर्स का भी आइडिया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उनको देश के फाइनेंस का भी आइडिया है। उनको पूरी स्थिति का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनको रिपोर्ट करते हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी रिपोर्ट करते हैं, उनको सब चीज का ज्ञान है। तो वो एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे वो पूरे हिंदुस्तान की स्थिति अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारे जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस देख सकते हैं। लेकिन ये बात डिफेंस ऑफिसर्स नहीं कर सकते। डिफेंस ऑफिसर्स की विशेषज्ञता है, अपनी विशेषज्ञता के बारे में तो उनको पता है। लेकिन उस समय अगर मान लीजिए जो एमडी है वो कह दे कि अब आप लोगों में मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये जो निर्णायक निर्णय आपकी तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश ने आपके ऊपर निर्णय छोड़ा था और आपके ऊपर पूरा विश्वास था, उस समय अगर आप डेलीगेट कर दें अपनी अथॉरिटी को, तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए डिफेंस, अब ये इसका प्रचार प्रसार तो हो गया कि डिफेंस ऑफिसर्स पे बात छोड़ दी गई है। अगर कल युद्ध नहीं हुआ तो मोदी जी कहेंगे मुझे क्या पता भाई, मैंने तो इन पे छोड़ दिया, इन्होंने युद्ध नहीं किया। अच्छा, युद्ध हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई, तो भी मोदी जी कहेंगे भाई मैं क्या करूं, मैंने इन्हें छोड़ा था, इन्होंने युद्ध किया, हार गए या नुकसान हो गया, तो मेरा तो कोई वो है, हर एक प्रश्न नहीं उठता। अंत में तो हम जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन उससे जो हमारी देश की इंटरनेशनल पोजिशनिंग है और फाइनेंस हमारे देश का और इकोनॉमी भी क्या अंतर पड़ेगा, वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा, इसके बाद अच्छा अगर जीत हो गई तो मोदी जी फायदा उठा लेंगे, तो अगर लड़ाई नहीं हुई तो भी मोदी जी पे प्रश्न नहीं उठेगा। लड़ाई में कोई गलत चीज हो गई तो भी मोदी जी प्रश्न उठेगा, और लड़ाई हुई और जीत गए तो मोदी जी को फायदा हो जाएगा। तो राजनीतिक रूप से तो बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन अब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री तो महाराज आप हैं, निर्णय तो हमने आप पे छोड़ा था, आपने इसको डेलीगेट कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों एक आदमी के पास। जैसे इंदिरा जी के जमाने में 1971 में जब उन्होंने जनरल मानेकशॉ को बुलाया था और ये कहा था कि हमें ये काम करना है, तो मानेकशॉ ने कहा साहब अभी नहीं कर सकते, इसमें वी विल हैव टू वेट। तो इंदिरा जी ने पूरी तरह से मानेकशॉ पे छोड़ दिया था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं किया था कि मैंने जनरल मानेकशॉ पे छोड़ दिया है। उन्होंने निर्णय अपने हाथ में रखे थे, राय ली थी, निर्णय लिया था, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो राय तो सबसे लेता है, वो मार्केटिंग हेड से भी लेता है, प्रोडक्शन हेड से भी लेता है, फाइनेंस हेड से भी लेता है, लेकिन वो निर्णय अंत में उसका होता है। तो वो निर्णय इंदिरा जी का था, जो भी हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इंदिरा जी ने उसको झेला। लेकिन अगर आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेलीगेट कर दें और अथॉरिटी अपने पास रखें, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं होता है। अब एक और मुद्दा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिच है वो पिच है धर्म की, वो है रिलीजन की। इसीलिए उन्होंने हमेशा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, 80 और 20। इसका मतलब यह है हिंदू कंसोलिडेशन में बिलीव करते हैं, बट दे बिलीव इन रिलीजन, दे डोंट बिलीव इन कास्ट। उनका जो पिच है उसमें जाति नहीं है। जाति में जहां बातें होने, और आप जानते हैं भारतवर्ष के अंदर जाति वास्तविकता है, जाति है जो जाति नहीं।
इसलिए जाति को उभारने का और उसके अंदर द्वंद्वों को उभारने का जो काम है वो रीजनल पार्टीज का है, जैसे तेजस्वी यादव का है, अखिलेश यादव का है, स्टालिन का है, जो क्षेत्रीय अस्मिता की बात करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं। तो वहां पे जब तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती थी कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, वो उनकी पिच पे आगे खेलें, और अपोजिशन पार्टीज कोशिश करती थी कि वो उनकी पिच पे आगे खेलें। तो मंडल और कमंडल की राजनीति ये पिछले 30-40 साल से चल रही है, जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। लेकिन अब अचानक अनायास अपने भक्तों को निराश करते हुए मोदी जी ने निर्णय लिया कि नहीं, अब धर्म की बात नहीं होगी, अब एक हैं तो नेक हैं और बटेंगे तो कटेंगे बात छोड़ के अब उन्होंने कहा कि नहीं, जातीय जनगणना से अगर जो पहले भक्त लोग कहा करते थे ये हिंदू धर्म में विभाजन हो जाएगा और अपोजिशन हिंदू धर्म में विभाजन करना चाहता है, उसी पे उन्होंने मोहर लगा दी। तो निर्णय बहुत अच्छा है, लेकिन निर्णय के अच्छा होने के बाद जो भक्तों के साथ बहुत मुश्किल हो गई है। जो सवर्ण वर्ग सबसे ज्यादा बड़ा समर्थक भारतीय जनता पार्टी का है, वो इस मति भ्रम में पड़ गया कि अब इसका सपोर्ट करें, लेकिन इतना ज्यादा वो इसको अपोज कर, जैसे नितिन गडकरी साहब ने कहा था जो जात की बात करेगा उससे मैं जूते से मारूंगा। अब जूते से किसको मारेंगे, जाति की बात तो आपके प्रमुख ने ही कर दी है, और आपके अब तो एक नीति बन गई है, तो कैबिनेट उसमें भी डिसीजन हो जाएगा और उसके बाद जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी। नितिन गडकरी साहब क्या करेंगे, अनुराग ठाकुर साहब क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिन्होंने संसद के अंदर भाषण दे के जाति की बात को करने को, देश के अंदर विभाजन की बात की थी, अब उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। तो पिच पे राहुल गांधी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को रीजनल पार्टीज ने और राहुल गांधी ने अपने तरफ से खींच लिया है। और एक चीज और, ये जो हो रहा है श्रेय इसका किसको मिलेगा? भाई मानी बात है, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, जितने भी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता है कि जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी तो निर्णय तो उन्होंने लिया था, लेकिन उसका फायदा उनको नहीं मिला था। उसका फायदा उन रीजनल पार्टीज के लीडर्स को मिला था जो कि सामाजिक न्याय की बात करते थे। उसका फायदा लालू प्रसाद यादव को मिला था, उसका फायदा मुलायम सिंह यादव को मिला था, उसका फायदा कांशीराम जी को और बहन मायावती को मिला था। तो इसका मतलब यह है, निर्णय लेने वाले को फायदा मिलेगा या जो उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे उनको फायदा मिलेगा। तो इतिहास भी बताता है, जो लगातार उस कमिटमेंट के साथ गांव गांव जाके उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे उसको फायदा मिलेगा। और ये लगेगा कि जिसने निर्णय लिया है वो दबाव में लिया है, और ये इस बात बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी के दबाव में निर्णय लिया गया है। और इसलिए इस समय लिया गया है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो ये पहलगांव के बारे में उठ रहे थे वो उठने शुरू हो गए, और उसको दबाना था क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा था। तो पूरे नैरेटिव को चेंज करने के लिए और पूरा का पूरा डिस्कशन पहलगांव से कहीं दूसरे मुद्दे की तरफ भटकाने के लिए जातीय जनगणना की बात हुई है। लेकिन जातीय जनगणना कब होगी, कब तक होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, इसके बारे में भी विचार नहीं हुआ है। और ये भी होगा, जातीय जनगणना का तो एक पहला स्टेप है, जैसे ये तेजस्वी ने भी कहा, अखिलेश ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, इट्स ए स्टार्टिंग, क्योंकि जातीय जनगणना इटसेल्फ इज नॉट ए सॉल्यूशन। उसके बाद आपको देखना होगा कि हर क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, आपके सारे फील्ड में, आपके ये प्रेस के जर्नलिज्म के फील्ड में, हर क्षेत्र में, क्योंकि आज के तारीख में तो मानी बात है कि जो 10% लोग हैं उनके बाद 80% उसका कंसंट्रेशन उनके हाथ में है। तो जब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और जिन लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला तब तक उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस भारतीय जनता पार्टी का था उसके अंदर खलबली मची हुई है, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो है प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात करेंगे, और उस रिजर्वेशन की बात को भी आपको मानना पड़ेगा। जो रिजल्ट्स हैं उसको देना भी पड़ेगा, जिनके हाथ में चीजें पहुंच गई थी उनको वापस भी लेना पड़ेगा, और जिनके पास नहीं पहुंची थी उनके पास पहुंचाना पड़ेगा। तो पूरी देश की राजनीति जो है बदल गई है, और जो सोचा गया था कि पहलगांव का फायदा होगा वो भी नुकसान में बदल गया। और अब जो ये सोचा जा रहा है कि जातीय जनगणना का फायदा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के वही प्रवक्ता जो टेलीविजन स्टूडियोज में आके जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे उसका समर्थन कर रहे हैं, हंसी आती है। लेकिन चलिए, अब बेचारे करें क्या, जब विश्व गुरु साहब ने एक निर्णय ले लिया तो उसका समर्थन तो उनको करना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो। लेकिन अब स्थिति यह है कि आज के तारीख में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये जो 90% पॉपुलेशन देश की है उसके रहनुमा बन गए हैं। और जो 10% पॉपुलेशन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो निराश है, वो गुमराह है, वो दिग्भ्रमित है,
और ये अपोजिशन वाले और रीजनल पार्टीज वाले भी कह रहे हैं कि जब आपने 10% अपर कास्ट के लोअर इनकम ग्रुप के लिए रिजर्वेशन किया, माने जिनकी पॉपुलेशन 10% है उनको 10% का रिजर्वेशन दे दिया, माने 100% दे दिया। इसका मतलब है कि ओबीसी को आपको 52% रिजर्वेशन देना पड़ेगा और बाकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को देंगे, सबको देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो 50% की सीमा आपने बांधी है इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जो बीजेपी के सपोर्ट बेस का है। और निर्णय क्योंकि माननीय मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में लिया है तो उनके सपोर्ट बेस में तो खलबली मचेगी, लेकिन उनका जो सपोर्ट बेस नहीं है और जो सपोर्ट बेस रीजनल पार्टी कांग्रेस का है उसके अंदर उत्साह होगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने पटाखे छोड़े, अखिलेश यादव ने भी विजय की मुद्रा बनाई, राहुल गांधी ने भी बनाई। उन्होंने कहा कि अभी तो ये किया है, अभी तो अग्निवीर भी कराएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चाल भी, जैसे इन्होंने पहलगांव के मामले में फायदा उठाने का मौका ढूंढा, नहीं फायदा हुआ। जातीय जनगणना का श्रेय, और जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन पोल्स हो रहे हैं उसमें 95 to 98% लोग इस जातीय जनगणना का जो ये हुआ है, उद्बोधन हुआ है, इसका जो डिसीजन हुआ है, इसका श्रेय राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश, स्टालिन और इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। उसका भारतीय जनता पार्टी को काउंटर प्रोडक्टिव नुकसान ही होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।